मानव भूगोल। मानव भूगोल भूगोल के अंतर्गत आने वाली वह शाखा है जिसमें मानव के व्यवहारिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत मानव के व्यवहारिक भूगोल को किस प्रकार भौतिक भूगोल प्रभावित करता है, इसका अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की व्याख्यात्मक परिभाषा। फॉर एग्जाम, मानव भूगोल अध्ययन का वो उपागम है जहाँ प्राकृतिक भूगोल का सांस्कृतिक भूगोल के साथ सीधे संबंध का अध्ययन होता है। जनसंख्या, बस्तियां, क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियां, उदाहरण जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन आदि का सांस्कृतिक भूगोल के अनुसार प्रमाणित वैज्ञानिक अध्ययन मानव भूगोल का सारांश है। फ्रेडरिक रेटजेल, इन्हें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध किताब एंथ्रोजियोग्राफी के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी की सतह या धरातल के मध्य संबंध का एकीकृत उपागम है। व्याख्या, मानव के सामाजिक भूगोल के निर्धारक घटक किस प्रकार से किसी क्षेत्र के भौतिक भूगोल से जन्म लेता है, इसका अध्ययन मानव भूगोल की प्रकृति है। मानव भूगोल बात पर अधिक बल दिया जा सकता है कि भौतिक भूगोल किस प्रकार सांस्कृतिक भूगोल को मूर्त रूप प्रदान करता है। रेटजेल मानव भूगोल से सांस्कृतिक भूगोल को तथा सांस्कृतिक भूगोल से राजनीतिक भूगोल को समझाने का प्रयास करते हैं। एम मिलर, मानव भूगोल वस्तुनिष्ठ प्रकृति का नहीं है अपितु संबंध व्याख्या प्रकृति का वह विषय है जिसमें व्यवहारवाद, मानववाद तथा मात्रात्मक क्रांतियों का विशेष योगदान है। व्याख्या, मिलर महोदय मानव भूगोल को केवल मानव के व्यवहारवाद का मौलिक भूगोल के साथ संबंध केवल अध्ययन का विषय नहीं है अपितु मानव के व्यवहारवाद व भौतिक भूगोल से संबंध के द्वारा किस प्रकार मानववाद भूगोल के कल्याणात्मक उपागम, स्वास्थ्य, पोषण, विकास और समानता को प्राप्त करता है। मानव, नस्ल, भाषाएं, धर्म एवं सांस्कृतिक समूह। मानव की उत्पत्ति व विकास के क्रम में कई प्रकार के भौतिक परिवर्तन को आनुवंशिकी में परिवर्तन के साथ देखा जाता है। मानव के द्वारा ट्रैफिक या प्रलयकारी आपदा के पश्चात आए हिमयुग के से प्रभावित होकर किए गए प्रवासन से मानव अफ्रीका के रिफ्ट वैली तक सीमित हो गया था। अंतरा हिमयुग तापमान बढ़ने का काल के दौरान मानव पूर्वजों की संख्या में वृद्धि अफ्रीका से अन्य महाद्वीपों की ओर मानव के प्रवासन को प्रेरित करती है तथा प्रकृति द्योत यानी प्रकृति प्रेरित समायोजनों ने मानव के अफ्रीका के बाहर की ओर प्रवासन को संभव बनाया। उदाहरण की एफ्रो यूरेशियन ह्यूमन फुट ब्रिज, अफ्रीका यूरेशिया मानव पथमार्ग सेतु। मानव ने उद्विकास के क्रम में जिन जिन भू आकृतिक प्रदेशों में प्रवेश किया उन क्षेत्रों की भौतिक घटकों तथा तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि ने मानव व्यवहार और गुणधर्मों में युक्त रीजनेबल चेंज परिवर्तन लाए। मानव की वह शाखा जो यूरोप और उत्तरी यूरोप की ओर प्रवासन करती है वह शाखा निम्न ताप अनुकूलन हेतु विशेष परिवर्तनों से होकर गुजरती है अर्थात त्वचा का रंग श्वेत वर्ण की ओर परिवर्तित होता है जिसका मुख्य उद्देश्य हिमावरण में उत्तरजीवता को बढ़ाना रहा। आंखों के रंग में समयानुसार परिवर्तन आया। स्नो ब्लाइंडनेस के विरुद्ध उत्तरजीवता हेतु आंखों का रंग हल्का होता गया। यूरोप तथा उत्तरी यूरोप में औसत वार्षिक तापमान के निम्न होने के कारण शारीरिक संरचना का उच्च वसा युक्त होना आवश्यक रहा जिसमें शारीरिक संरचना अधिक सुदृढ़ हुई, मतलब औसत लंबाई का अधिक कारण यूरोप तथा उत्तरी यूरोप में नॉर्डिक ह्यूमन जेनेसिस, पश्चिम और दक्षिण यूरोप में हैप्लो ग्रुप्स का होना का विस्तार। यह समूह स्पष्ट रूप से एक ग्रीष्म ऋतु वाले प्रदेश में उपस्थित था जहां शारीरिक संरचना में विशेष परिवर्तन नहीं थे परंतु बालों और नेत्रों का रंग हल्का गहरा देखने को मिलता है। मानव की वह शाखा जो मध्य एशिया व उत्तरी एशिया की ओर अग्रसर होती है उनमें क्षेत्र की विभिन्न शीत ऋतु का प्रभाव होने के कारण सुदृढ़ शारीरिक संरचना के साथ साथ गहरे वर्ण के नेत्र व बालों का परिवर्तन देखने को मिलता है। मध्य एशियाई क्षेत्र में वर्तमान समय पाई जाने वाली मानव नस्लें यथा कजाकिस, उज्बेकिस व तुर्किस इसका स्पष्ट उदाहरण है। मंगोलाइड जेनेसिस, एशियाई क्षेत्रों में किया गया प्रवासन मंगोलाइड जेनेसिस को जन्म देता है जिसका स्पष्ट प्रभाव मानव के आनुवंशिक गुणों में दिखाई देता है। पर्वतीय क्षेत्र में अनुकूलन हेतु मानव ने विशेष परिवर्तन अर्थात शरीर में बालों के आवरण का कम होना, दैनिक तापांतर में अंतर के अधिक होने के कारण
तथा पैरों के पंजों का आकार औसत से अधिक होना पर्वतीय क्षेत्रों में। आंखों का आकार औसत से कम वायु के तीव्र प्रघात से प्रतिरक्षा हेतु तथा मानव के द्वारा भौतिक पर्यावरण में आए परिवर्तनों के अनुसार शारीरिक संरचना तथा व्यवहार में परिवर्तन लाया गया। इन परिवर्तनों ने अंततः मानव की अलग अलग नस्लों को जन्म दिया। मानव द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में प्रवासन के दौरान जिन क्षेत्रों को अस्थायी आवास बनाया गया, वहां कृषि आदि के विकास के साथ ही मानव की बोलियां भाषाओं में परिवर्तन हुए। जहां एक और मध्य एशिया से यूरोप की ओर भाषाई समूह निम्न स्वर व सीमित विविधता के साथ विकसित हुए, वहीं मध्य एशिया से दक्षिण पूर्व एशिया की ओर उच्च स्वर व अधिक विविधता के साथ भाषाई समूहों का विकास देखा गया। किसी भी क्षेत्र में भाषाई समूह का विकास उस क्षेत्र में तापमान आदि की स्थितियों पर अत्यधिक निर्भर करता था। उदाहरण ठंडे प्रदेशों के भाषाई समूहों में निम्न स्वर का होना कम तापमान के कारण ओकल कोर्ड्स यानी स्वर तंत्री के अधिक स्थिर हो जाने के कारण था। इसके विपरीत गर्म प्रदेशों की ओर वायु में अधिक अस्थिरता तथा मुक्त ओकल कॉर्ड्स ने अधिक व उच्च स्वर को जन्म दिया। अर्थात अलग अलग भौतिक प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के भाषाई समूहों का निर्माण हुआ। समय के अनुसार मानव द्वारा कृषि आदि के विकास से न केवल भाषाई समूह का विकास हुआ, अपितु भौतिक पर्यावरण से सांस्कृतिक गतिविधियों में परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ। समय के साथ भाषाई समूह सांस्कृतिक समूहों में परिवर्तित हुए। यह सांस्कृतिक प्रदेश भूगोल की आवश्यकता के अनुसार जन्मी जीवन शैली का अनुक्रमण करते हैं। उदाहरण, किसी भी क्षेत्र के भोजन संबंधी संस्कृति का निर्धारण उस स्थान की जलवायु और मृदा संबंधी से हुआ। जहां पशुपालन मुख्य गतिविधि रही, उन स्थानों पर मांस मुख्य आधार रहा। जिन स्थानों में मृदा की उर्वरता क्षमता कम थी, मुझे डाउट है कि अधिक थी, वहां कृषि तथा कृषि संबंधी गतिविधियों के कारण फसल पर निर्भरता अधिक रही। जिन क्षेत्रों में कृषि व पशुपालन दोनों ही संभव रहा, वहां खानाबदोश जनजातियों का उदय हुआ। अंततः भौतिक पर्यावरण ने भोजन, पहनावे से लेकर मान्यताओं तक सांस्कृतिक प्रदेशों के मानदंडों को निर्धारित किया। समय के अनुसार यही सांस्कृतिक प्रदेशों के नियम तथा मान्यताएं अलग अलग धर्मों को जन्म देती हैं। किसी भी क्षेत्र की धार्मिक मान्यताएं उस क्षेत्र की सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा निर्धारित हुई होती हैं तथा यह सांस्कृतिक गतिविधियां अन्य भौतिक भूगोल द्वारा ही निर्धारित होती हैं। मानव द्वारा धार्मिक समूहों के निर्माण के पश्चात किए गए प्रवासन ने धर्म निरपेक्षता की आवश्यकता को जन्म दिया।